हाय गाइस, दिस इज सेवंथ वीडियो ऑफ दिस कोर्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी मंगल में होंगे। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं कह सकते बट रूल्स ही मान लीजिए, राइट। सो कुछ न्यू रूल्स देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि और क्या क्या जो प्रिंसिपल्स है वो अपने साथ लेके चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड एक नई मार्केट की जो टर्म है जिसको कहते हैं वॉल्यूम, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। एंड ये जितनी भी टर्म्स मैं अभी तक आपको बताया हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोच लेना कि ये इंपॉर्टेंट है वो नहीं है, या फिर वो है ये नहीं है। कोई भी थोड़ी ज़्यादा या फिर ज़्यादा कम नहीं है, सारी बराबर इंपॉर्टेंट है एंड सब ही चीज़ें जो है मार्केट में काम आने वाली है। सो बिना ही कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये मैंने ओपन कर लिया है अपना ट्रेडिंग व्यू और मैं इंक्रीज कर लेता हूँ अपनी ब्राइटनेस पीसी की। एंड ये मैंने एक सपोर्ट लगा दिया है, राइट। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट क्या है? सपोर्ट की एक बार डेफिनेशंस वापस अपने एक बार रिपीट करते हैं। सपोर्ट कहाँ लगता है? सपोर्ट नीचे की साइड लगता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट किसी भी चीज से रिलेटेड ले लीजिए, वो उसको आगे पुश करेगा, उसको गिरने से रोकेगा। आपके पास किसी अपने फ्रेंड का सपोर्ट है, घर वालों का सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट क्या काम करेगा? आपके घर वाले आपको रोकेंगे लाइफ में, लाइफ की हर्डल्स जहां पे आप हो सकता है कि गिर जाओ बहुत बार। लाइफ की हर्डल्स के जो गड्ढे हैं उनमें आप गिर जाओ, और फैमिली क्या करेगी? उन गड्ढों से, उन दिक्कतों से बाहर निकालने की आपको सपोर्ट देगी। फ्रेंड्स क्या करते हैं? मुसीबतों से बाहर निकालते हैं, तो वो सपोर्ट होता है। वैसे ही सपोर्ट क्या करता है कि स्टॉक के गिरने से रोकता है। और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस मतलब आगे कोई बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, रेजिस्टेंस आ रहा है। बाइक चला रहे हैं अपने 100 की स्पीड पे, आगे स्पीड ब्रेकर है, तो वो क्या है? रेजिस्टेंस है। वो अपने को आगे जाने से रोकेगा। आगे जाने से रोकेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ सपोर्ट आएगा। मैंने अभी तक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ जो है पॉइंट्स हैं वो रिपीट कर दिए। एंड न्यू जो पॉइंट्स मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, न्यू रूल्स जो इंप्लीमेंट करने जा रहा है, पहले उनको क्विकली बता देता हूँ कि क्या रूल्स हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है वो सपोर्ट बन जाएगा। इसको वापस सुन लीजिए एक बार ध्यान से कि अगर कोई सपोर्ट टूटता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। एंड अगर कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाएगा। अब इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? इसका एग्जांपल मैं आपको यहां पे दे देता हूं। यहां पे मुझे दिख गया। एंड एक और बीच में बात मेंशन करने की कोशिश करूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक पॉइंट में नहीं होते। एक फिक्स प्राइस नहीं होता कि ये सपोर्ट लग गया तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सपोर्ट लग गया तो एकदम ये फिक्स प्राइस है, 642 के पास प्राइस टच करके इसको वापस मूव कर लेगा। अगर तो ये सपोर्ट बन रहा है तो ये ऊपर चले जाएगा, अगर रेजिस्टेंस है तो ये नीचे चले जाएगा। ये एकदम फिक्स प्राइस है, ऐसा नहीं होता। अब ये फिक्स प्राइस अपन ने सपोर्ट लगा दिया, फिर भी इसके नीचे देखिए प्राइस आया है, तभी तो ये कैंडल बनी है। ये यहां तक प्राइस आया, हाँ ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर चले गया, वो एक अलग बात है, बट प्राइस आया है, राइट। तो अगर कहीं पे कोई प्राइस पे स्टॉक जो है ट्रेड होगा तो वो ऊपर नीचे उसकी मूवमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि एक स्टिक प्राइस पे वो बैठा रहे और वहां पे ट्रेड होने लग जाए। अगर कोई स्टॉक है, मान लीजिए कोई 80 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1000 शेयर्स उसके ट्रेड हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, इवन 1 लाख हो जाएंगे, बट उसका प्राइस थोड़ा सा मैनिपुलेट तो होगा, फ्लक्चुएट तो होगा। वैसे ही सपोर्ट जो है कहीं पे भी एकदम फिक्स प्राइस पे नहीं होता। सपोर्ट का हमेशा एरिया होता है, जोन होता है जिसको बोलते हैं अपने, और लेवल्स होते हैं। सपोर्ट कभी भी, रेजिस्टेंस कभी भी फिक्स प्राइस पे नहीं होते दोनों। एंड मार्केट क्या बना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बना है। उनका एक एरिया होता है। अपने स्टार्ट करते हैं। मैं क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहा था, मैं उसको वापस जो है, हाँ, लाइन को वापस इंसर्ट कर देता हूं चार्ट पे।
मैंने अभी आपको बताया कि अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाएगा, और अगर सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब आप सोच रहेंगे कि सर ये करके तो बताइए चार्ट में, बोल तो बहुत अच्छे से दिया आपने, तो मैं आपको पीछे से बता देता हूँ एकदम। यहां से देख लीजिए, ये स्टॉक जो है यहाँ पे आया, ये रेजिस्टेंस था, इसका नीचे गया, फिर वापस यहाँ पे आके वापस नीचे गया, तो ये कंफर्म हो गया कि एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये क्या कंफर्म हो गया कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि स्टॉक जो है वापस वहां पे टच करके प्राइस वहां पे जाके वापस नीचे आ रहा है। जिस दिन ये रेजिस्टेंस टूटा, ये पहले का तो इस डेट में तो ये रेजिस्टेंस ही था, ये जब भी हो डेट उससे अपने को कोई मैटर नहीं करता, पर था तो रेजिस्टेंस ही, क्योंकि पहले जो प्राइस है इस लेवल्स पे आके वापस नीचे जा रहा था, इस लेवल पे आया फिर वापस नीचे गया, फिर इस लेवल्स पे आया फिर वापस नीचे गया, फिर इस एरिया को इसने ब्रेक कर दिया। जिस दिन इसको ब्रेक कर दिया तो ये प्राइस तो इससे ऊपर निकल चुका है, ये प्राइस तो नीचे ऊपर निकल चुका है, इसको नीचे छोड़ दिया है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस स्टॉक को ऊपर जाने से रोकता है, तो ये प्राइस तो इससे ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है, तो इसके तो ये तो पहली बात तो ये नीचे आ गया, तो ये रेजिस्टेंस तो कहलवाएगा ही नहीं। रेजिस्टेंस कैसे नहीं कहलवाएगा? क्योंकि सब रेजिस्टेंस जो भी होता है ऊपर की साइड होता है, प्राइस को ऊपर ले जाने से रोकता है। अब यहां पे ट्रेवल कर रहा है तो प्राइस तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, ये रेजिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता। अब क्या रोकेगा ये? अब क्या ही रोक लेगा, क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। अब क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो पहले का रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। अब अपने अगर इसको आगे देखेंगे तो ये सपोर्ट का काम करेगा। जब भी प्राइस इसके पास आएगा तो ये वापस जंप बैक कर जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं टेस्ट हुआ है, बट यहाँ पे इसने टच नहीं किया तो अपने इसको काउंट नहीं करते। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टेस्ट हुआ वापस ऊपर गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टेस्ट हुआ वापस ऊपर गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टेस्ट हुआ वापस ऊपर गया। रूल क्या था, मैंने अभी क्या प्रिंसिपल बताया कि अगर कोई रेजिस्टेंस टूटता है, ब्रेक होता है, तो वो सपोर्ट बन जाएगा, एंड अगर कोई सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। पहले अपने रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बाद में सपोर्ट का एग्जांपल लेंगे। अब ये रेजिस्टेंस टूटा, ब्रेक हुआ, तो ये क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। ये था क्या? पहले रेजिस्टेंस ही था। मैं इसको ऐड को थोड़ा सा कैंसिल कर देता हूं, मुझे पसंद नहीं है। ये था क्या पहले? ये रेजिस्टेंस ही था, ये रेजिस्टेंस टूट गया, अब क्या है? ये सपोर्ट बन चुका है। तो प्राइस तो ऑलरेडी इससे ऊपर निकल चुका है, तो रेजिस्टेंस तो कहलवाएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्राइस से नीचे है। तो प्राइस से नीचे होता है तो वो जितने भी प्राइस से नीचे होते हैं वो सपोर्ट ही होते हैं। रेजिस्टेंस ऊपर वाली साइड में होता है, रेजिस्टेंस जो होता है प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। सपोर्ट क्या देता है? सपोर्ट देता है प्राइस को गिरने से। तो अगर ये रेजिस्टेंस को किसी स्टॉक ने, प्रॉपर रेजिस्टेंस था जहां पे स्टॉक नहीं पार कर पा रहा है किसी रेजिस्टेंस को, किसी एरिया को, एंड उसने उस एरिया को तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, तो आगे आने वाले टाइम में वो जो रेजिस्टेंस एरिया था जहां पे पहले स्टॉक नहीं ऊपर जा पा रहा था, ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, उस रेजिस्टेंस एरिया को एज एन सपोर्ट एक्ट करेगा वो स्टॉक, उसके लिए अब वो सपोर्ट एक्ट करेगा। अब अपने देखते हैं, इसको रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, तो पहली बात तो रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी टूट चुका है। स्टॉक इससे ऊपर ट्रेवल कर रहा है, इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस तो नीचे है, तो ये रेजिस्टेंस तो माना नहीं जाएगा। इस लाइन पे तो, इस प्राइस लेवल पे तो ये रेजिस्टेंस माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इससे ऊपर है। अब क्या माना जाएगा? अगर ये पहले का रेजिस्टेंस है तो अब ये सपोर्ट माना जाएगा। अब अपने आगे देखते हैं वापस, यहाँ पे ये पहले वाला ही रेजिस्टेंस है, मैंने कोई नई जो लाइन से ड्रॉ नहीं की है। यहाँ पे आया, फिर वही रेजिस्टेंस था ये, अब ये सपोर्ट का एक्ट कर रहा है। अब ये वापस इसके टच किया, वापस ऊपर गया, यहाँ पे टच हुआ, वापस ऊपर गया, यहाँ पे टच हुआ, वापस ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट हुआ, वापस ऊपर गया। अब इसने क्या किया? ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया, सॉरी सपोर्ट तोड़ दिया। ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया इसने, ये क्या बन गया? यहाँ पे सपोर्ट बन गया, एंड यहाँ पे क्या कर रहा है? सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब इसने यहाँ पे क्या किया? सपोर्ट तोड़ दिया, जो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका था, अब ये सपोर्ट वापस तोड़ दिया। तो अब ये सपोर्ट जो वापस टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है, अब ये वापस रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आप समझ पा रहे हैं कितना है? बस ये अपोजिट हो जाता है। अगर कोई रेजिस्टेंस कोई भी हो, अगर कोई रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर वही सपोर्ट
वापस टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स पे ये जो रूल है अप्लाई होता है, राइट। अब ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया यहाँ पे आके, ये वापस सपोर्ट, ये वापस टूट गया, ये ब्रेक हो गया, तो ये वापस अब आगे रेजिस्टेंस काम करेगा। अब अपने आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये पहले तो ये सपोर्ट बन रहा था इस स्टॉक का इतनी दिनों से, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था। अब ये आपने आगे देखते हैं वापस, अब ये वापस इस लाइन के पास आके वापस नीचे जा रहा है। अब ये वापस रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये वापस स्टॉक इससे पास जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस था इतने टाइम, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। अब ये रेजिस्टेंस टूटते ही अब ये सपोर्ट का काम करने लग जाएगा वापस। अब ये जब ये वापस आया स्टॉक इसके पास, अब ये वापस इसको पुश कर रहा है। जब ये रेजिस्टेंस इसने तोड़ा, ये जो पहले तो देखिए मैं वापस आपको स्टार्टिंग से समझाता हूं। पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, स्टॉक ऊपर गया वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया वापस नीचे आया, फिर इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया, तो अब ये रेजिस्टेंस क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, वापस इसके पास आ रहा है, टच करके वापस जंप बैक कर रहा है, फिर वापस टच करके जंप बैक कर रहा है। अब इसने क्या किया, ये कोविड का क्रैश है, ये जो क्रैश आया था ये कोविड का है, ये कोविड वाला है, तो ये इसने सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट ब्रेक कर दिया। तो अब ये सपोर्ट जोन जो है, सपोर्ट एरिया है, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा वापस। अब अपने आगे देखते हैं, इस पे आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये क्या था, सपोर्ट था, ये तोड़ा, ब्रेक किया इसको, ये अब ये रेजिस्टेंस बन गया वापस। अब ये वापस स्टॉक इसके पास जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, वापस इसके पास जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, वापस इसके पास जा रहा है। अब ये इसने, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी, अब ये वापस इसके पास जा रहा था, वापस इसके नीचे आ रहा है। अब ये इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया, तो अगेन अब ये सपोर्ट की तरह काम करने लग जाएगा। अब ये वापस इसके पास आ रहा है, वापस ऊपर जाएगा, जंप बैक कर जाएगा, वापस इसके पास आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस इसके पास आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस इसके पास आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस इसके पास आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस इसके पास आ रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं साइडवेज हो गया था मार्केट। इससे कैसे बचना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, बट एक तरह से ये रूल है। अभी अपने इतना टाइम, इतना लंबा चार्ट को जो है अपन ने देखा, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ये कितने बार काम किया है इस चार्ट में, कम से कम नहीं करते देखा जाए तो ये 10 में से 8 बार काम किया है। 8 out of 10 times it worked, राइट। 10 में से 80% जो है इसकी एक्यूरेसी है। अब ये जो यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है, इसको भी कैसे अपने को फिल्टर आउट करना है अपने आगे देखेंगे। और या फिर अपने हर चीज को फिल्टर आउट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉस लेके निकल सकते हो, बट इससे भी बचा जा सकता है, उस लॉस से भी बचा जा सकता है। वो अपने आगे आने वाली वीडियोज में बातें करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे या फिर सीखेंगे। बट एक बार आप बेसिक्स को क्लियर कीजिए। अब अपने रेजिस्टेंस का, अब अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इसी का दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये कहाँ पे दूसरा बैठता है। अब मुझे नेकेड चार्ट में कैसे पता चल जाता है कि कुछ लाइनें जो है, कुछ लाइंस जो है ड्रॉ नहीं की हुई, फिर भी मुझे पता लग रहा है गाइस ये एक्सपीरियंस आएगा। आप जितना चार्ट देखोगे ना, आपको चार्ट पढ़ना उतना अच्छे से आ जाएगा, राइट। सो मैं स्टार्ट करता हूं इसको। ये देखिए मुझे मिल गया, एंड आई होप आपको समझ आ चुका होगा, बट अपने फिर भी एक बार करेंगे। ये क्या था, रेजिस्टेंस था, नीचे आया, रेजिस्टेंस था, नीचे आया, वापस इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया। अब आप बताइए ये क्या होगा, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब ये रेजिस्टेंस किसकी तरह काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अपने देखते हैं कि आगे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये देखिए वापस ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये देखिए वापस ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, एंड अभी तक ये इससे नीचे नहीं उतरा है। अब एक चार्ट में 2 या 2 से ज्यादा सपोर्ट बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अपने एक सपोर्ट यहां पे भी बना सकते थे। एक तो सपोर्ट ये बन रहा है, कौन सा, मैं एक बार वापस लाइन को जो है इसको थोड़ा सा इसका अलग कलर दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपके माइंड में। हाँ, ये सपोर्ट तो एक अपन ने जो अभी बनाया है रिसेंटली वो है। ये जो था
ये ब्लू वाला, ये नीचे वाला है जो पुराना सपोर्ट एंड पुराना रेजिस्टेंस, राइट। सो ये क्या था, पहले रेजिस्टेंस था, अब ये क्या काम कर रहा है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। एक ये छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे भी बना था, तो यहाँ से ऊपर निकल गया, तो स्टॉक वापस आया, ये वापस यहीं से आके वापस ऊपर निकल चले गया। तो हो सकता था कि वो यहाँ पे टच करके वापस ऊपर निकल जाए, या फिर हो सकता था कि वो यहां तक इस सपोर्ट तक जाए, वापस ऊपर निकल जाए। इसको कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सपोर्ट जो है काम कर रहा है, कौन सा सपोर्ट काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा? इसको अपने पता लगाएंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम किसे कहते हैं? आई होप ये जो रूल है आपको समझ आ चुका होगा कि अगर सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, एंड रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। बस कुछ नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत रखना, इजी है एकदम। सपोर्ट टूटा रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस टूटा सपोर्ट बना, राइट। सो अब अपने क्या कहा, अब अपने किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? अब अपने बात करने वाले हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। वॉल्यूम किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे स्पीकर्स का वॉल्यूम होता है, स्पीकर्स का वॉल्यूम क्या बताता है? अपन ने अभी तक वॉल्यूम देखा है तो ज्यादातर टीवीज के स्पीकर्स में या फिर स्पीकर्स के वॉल्यूम में ही अपन ने वॉल्यूम देखा है। उस वॉल्यूम का जो वर्ड है वो अपन ने वहीं पे ही यूज किया है। वॉल्यूम आप डिनोट कर सकते हैं क्वांटिटी को, कि कितनी क्वांटिटी है, उसको आप वॉल्यूम में डिनोट कर सकते हैं। अब स्पीकर्स में से कितनी साउंड निकल रही है, वो कितनी क्वांटिटी में साउंड निकल रही है, तो उसको एक वॉल्यूम दे दिया कि इतनी क्वांटिटी में साउंड निकल रही है, इसका वॉल्यूम 80% है, इसका वॉल्यूम 100% है। वैसे ही किसी रिवर पे डैम बना दिया, तो उस डैम से कितना वाटर जो है पास हो रहा है, कितने वाटर का जो वॉल्यूम है पास होने का, पर 1 आवर लीजिए, पर 1 डे लीजिए, कितना है वो वॉल्यूम में, उसको अपने कह सकते हैं कि कितना वॉल्यूम है वाटर का, राइट। वैसे ही वॉल्यूम हर जगह होता है। आपने एक गिलास में पानी डाल दिया, तो पानी का क्या वॉल्यूम है, उसमें उतनी कितनी क्वांटिटी है। इसमें अपने चार्ट्स में वॉल्यूम कैसे देखते हैं? इसमें अपने देखते हैं कि अब अपने को जरूरी तो नहीं है, हो सकता है किसी दिन जो है स्टॉक ज्यादा ट्रेडेड हुआ हो, किसी दिन स्टॉक जो है कम ट्रेड हुआ हो। पहले तो कितना हुआ है वो देखते हैं अपने। कैसे देखेंगे? इंडिकेटर्स जो है, यहाँ पे आप मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, इंडिकेटर्स पे अपने को क्लिक करना है। यहाँ पे अपने को टाइप करना है माई स्क्रिप्ट्स पे, यहाँ पे अपने को टाइप करना है VOLUME। ये जो थर्ड ऑप्शन है ओनली वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसको अपने को क्लिक करना है, एंड ये जो वॉल्यूम है ये आपके चार्ट पे जो है अप्लाई हो जाएगा। मैं वापस इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। ये जो वॉल्यूम है आपके चार्ट पे वापस अप्लाई हो जाएगा। अब अपने को वॉल्यूम पढ़ना कैसे है, रीड आउट कैसे करना है, वो अपने देखने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम स्टॉक मार्केट में होता है कि उस दिन कितने वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड हुआ है। हो सकता है कि रिलायंस का स्टॉक जो है आज 10 लाख रिलायंस के स्टॉक ट्रेड हुए हैं, मतलब 10 लाख किसी ने स्टॉक खरीदे हैं, और किसी ने खरीदे हैं तो किसी ने तो बेचे होंगे, तो 10 लाख जो रिलायंस के स्टॉक है ट्रेड हुए हैं। ये एज एन एग्जांपल है, 10 लाख रिलायंस के स्टॉक देखा जाए तो रिलायंस के स्टॉक के हिसाब से 10 लाख बहुत छोटा फिगर है, बट फिर भी एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए आज जो रिलायंस का स्टॉक है ट्रेड हुआ है, उसका वॉल्यूम 10 लाख है, 10 लाख है। तो उसका क्या हुआ कि आज में किसी ने 10 लाख बेचे हैं और किसी ने 10 लाख खरीदे हैं, तो उसका जो वॉल्यूम है रिलायंस की स्टॉक का आज का, वो 10 लाख हो गया। एंड जिस दिन जितने ज्यादा ट्रेड हुआ होगा, उस दिन का जो वैल्यू है, महत्व है, उतना ज्यादा होगा। अब इस जो वर्ड है, इस लाइन का कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए आप किसी सर्वे पे जा रहे हैं, आप किसी का डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं कि कितने साल के जो लोग हैं वो ज्यादा नींद लेते हैं। आप डेटा कलेक्ट करने निकल गए, आपने 1 साल से 10 साल के बच्चों का डेटा कलेक्ट किया, फिर 10 से 20 का किया, फिर 20 से 30 का किया, 30 से 40 का किया, 40 से 50 का किया, 50 से 60 का किया, 60 से 70 का किया, 70 to 80 का किया, 80 से 90 का किया, 90 से 100 का किया।
आपको क्या चाहिएगा उस डेटा को क्लियरली कलेक्ट करने में? आपको ज्यादा लोग चाहिएंगे। आपने एक एक आदमी ले लिया, एक एक पर्सन ले लिया, जैसे 1 से लेके 10 ईयर्स तक का एक पर्सन ले लिया, एक चिल्ड्रन ले लिया या फिर एक बच्चा ले लिया, राइट, अपने सर्वे में काउंट करने के लिए। फिर 10 से 20 तक का एक बच्चा ले लिया, 20 से 30 का एक मैन ले लिया, 30 से 40 का एक मैन ले लिया, एक पर्सन ले लिया, 40 से 50 का एक और पर्सन ले लिया, 50 से 60 का एक और पर्सन ले लिया। मैं एज की बात कर रहा हूं। आपके पास क्या करेक्ट डेटा जो है उनसे पूछ के आ पाएगा क्या? क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि आपने खाली एक ही पर्सन से जो है उसका मत पूछा है, उसका ओपिनियन लिया है। आपके पास ज्यादा डेटा नहीं है, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। आपके पास ज्यादा लोगों का जो है ओपिनियन नहीं है। मान लीजिए आज आपको ओपिनियन देना है, गवर्नमेंट ने मांगा है कि जो 1 साल से 10 साल के जो बच्चे हैं वो कितना सोते हैं। आपने एक बच्चे से ही पूछ लिया, 1 साल का, कोई 10 साल का, मान लीजिए कोई 6 साल का आपको बच्चा मिल गया। आपने सोचा कि ये 1 साल से 10 साल के बीच में आता है एंड मैं इससे पूछ लेता हूं कि तू कितना सोता है भाई। वो बोलेगा 10 घंटे सोता हूं। आप बोल दो कि जो 1 साल से 10 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं वो 10 घंटे सोते हैं सारे। अब वो डेटा जो है करेक्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो एक पर्सन की ओपिनियन है, वो एक बच्चे की ओपिनियन है। हो सकता है कि आप 3 से और पूछो तो अलग अलग ओपिनियन मिल जाए। हो सकता है आप 10 से और पूछो तो वो कुछ और ओपिनियन देने लगे। आपका ओपिनियन बन जाए कि ज्यादातर बच्चे जो है 7 घंटे ही सोते हो। या फिर आप 100 लोगों से पूछो तो फिर आपका ओपिनियन थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाए कि एवरेज जो है वो 8 घंटे नींद लेते हैं, 8 आवर्स नींद लेते हैं। तो जितना ज्यादा आपके पास डेटा आएगा, जितना ज्यादा ओपिनियन आएगा, उस दिन का, उस डेटा का जो इंपॉर्टेंस है और भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा लोगों को ओपिनियन है, राइट। आपने एक पर्सन से पूछ लिया कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने मांगा कि 50 to 60 ईयर्स का जितने भी एज के जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं इस सिटी में, उनका लेके आइए आप, वो कितने घंटे जो है, कितने आवर्स नींद लेते हैं एक डे में, 1 डे में। तो आपने एक से ही पूछ लिया। कोई एक जा रहा होगा या फिर आपके नेबरहुड में या फिर पड़ोस में कोई रहता होगा जिसकी एज जो है 50 से 60 के बीच में होगी, या फिर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य होगा, फैमिली मेंबर होगा जिसकी एज 50 से 60 के बीच में होगी, उनसे ही पूछ लिया। वो बोलेगा कि जी मैं तो 6 घंटे सोता हूँ क्योंकि मुझे आजकल नींद नहीं आती। एंड आपने गवर्नमेंट को वही भेज दिया कि जितने भी 50 से 60 के बीच में जो लोग हैं वो 6 घंटे ही सोते हैं। अब वो जो ओपिनियन है, वो जो आंसर है जो आपने सर्वे किया है, वो सही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपने एक सिंगल पर्सन के बेस पे किया है। आपके पास ज्यादा डेटा नहीं है। जैसे ही आपके पास ज्यादा डेटा आ जाएगा, जो आपका सर्वे है और फिल्टर हो जाएगा और रिफाइन हो जाएगा और जो है उसमें क्लियरिटी आ जाएगी, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अलग अलग लोगों के ओपिनियन आने लगेंगे, अलग अलग लोगों के आंसर्स आने लगेंगे, अलग अलग लोगों के डेटा आने लगेंगे। अपने एक पर्सन पे रिलाई नहीं करेंगे। जितने ज्यादा लोगों के डेटा आएगा आपके पास, आपका जो एवरेज निकलेगा वो उतना ही बेहतर निकल पाएगा। वहीं आपने एक पर्सन से लिए, आप मान लीजिए पूरी सिटी के ले लेते हैं एंड फिर उससे एक एवरेज जो है डिजिट निकलती कि एवरेजली लोग जो 50 से 60 के बीच में हैं वो 7 घंटे सोते हैं, राइट। वो जो है अपना जो स्लीप है वो उनकी 7 आवर्स की है। तो वो जो डेटा होता वो ज्यादा रिफाइंड होगा था। क्यों? क्योंकि अब आपने जो पूछा है, बहुत लोगों से पूछा है, उसमें से कुछ फिट भी होंगे, कोई अनफिट भी होगा। आपने बहुत सारे डेटा को कंबाइन करके उसका एवरेज निकाला है। वैसे ही इसमें है। ये क्या है? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? ये ओपिनियन है। किसका ओपिनियन है? मेरा और आपका ओपिनियन है। यहां पे किसी के सपोर्ट में कोई खरीद रहा है, कोई इस सपोर्ट पे कोई परचेज कर रहा है, तो ये उसका ओपिनियन ही है ना। ये सपोर्ट काम करेगा। उसके दिमाग में ये क्या चल रहा है कि उसका ओपिनियन है कि हाँ जी, अब मुझे लग रहा है कि ये जो इस सपोर्ट से जो है ऊपर निकल जाएगा ये स्टॉक। ये उसका क्या हुआ? ओपिनियन हुआ। ये उसका क्या हुआ? एक एक्शन हुआ कि हाँ मैं यहां पे खरीद लेता हूं। मुझे लगता है
कि यहां से जो है ऊपर निकल जाएगा ये स्टॉक। अब यहां पे मान लीजिए इस स्टॉक यहां पे लेते हैं, ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ये। अब मान लीजिए यहां पे 100 जो है लोगों ने परचेज किया, तभी ये स्टॉक यहां से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चले गया। अब 100 लोगों ने परचेज किया, मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक ऐसे नहीं है कि एक दिन में खाली 100 लोगों ने परचेज किया, लाखों लोगों ने परचेज किया होगा। बट एक बार फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए इस स्टॉक को 100 लोगों ने यहां पे परचेज किया इस डेट को। ये डेट क्या है? ये डेट है 12 मई 2022। 100 लोगों ने परचेज किया। अब यहां पे क्या है? यहां पे लोगों ने अपना ओपिनियन बनाया। किस चीज का ओपिनियन बनाया? कि यहां से स्टॉक जो है ऊपर चले जाएगा। हमारा ओपिनियन है, 100 लोगों का ओपिनियन है कि यहां से। अब यहां पे इसी जगह 100 लोगों से ज्यादा 1000 लोगों ने 1000 लोगों ने परचेज किया होता, तो ये यहां पे जो ये सपोर्ट बन रहा है ये 1000 वाला ज्यादा स्ट्रांग होता या फिर 100 वाला ज्यादा स्ट्रांग होता? ऑफ कोर्स 1000 वाला। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है 1000 लोगों ने 1000 लोगों ने परचेज किया है। अब वो जो ओपिनियन है वो 1000 लोगों का है, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू 100 लोगों वाला, 100 पीपल वाला, राइट। अब यहां पे मान लीजिए 100 लोगों ने परचेज किया है एंड ये स्टॉक मान लीजिए ऊपर चले गया, वो एक अलग बात है। यहां से नीचे गिर जाता तो गिर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे वैसे ही 100 लोगों की जगह 10,000 लोगों ने परचेज किया होता, 10,000 लोगों ने परचेज किया होता, इसकी जो स्टॉक की जो सपोर्ट लेने की जो क्षमता थी, इंपॉर्टेंस थी इस सपोर्ट की, वो और ज्यादा बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो 100 लोग परचेज कर रहे हैं, 100 लोग उस स्टॉक को परचेज कर रहे हैं, और एक तरफ जो है 1000 लोग उस स्टॉक को परचेज कर रहे हैं, और एक तरफ जो है 10,000 लोग स्टॉक जो है उस सपोर्ट पे जो है परचेज कर रहे हैं। अब 10,000 वाले की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी एज कंपेयर टू 100 वालों की। क्यों? क्योंकि एक तो छोटी सी कम्युनिटी है 100 लोगों की, कि उस स्टॉक को जो है उस सपोर्ट पे जहां पे परचेज किया है वहां पे 100 लोगों ने ही परचेज किया है। अब जहां पे 10,000 लोगों ने परचेज किया होगा उस सपोर्ट को, तो वो जो सपोर्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक साथ में 10,000 लोग आए और परचेज कर लेके ले गए। तो वो जो कम्युनिटी बनी है, कम्युनिटी इन द सेंस वो जो सपोर्ट की कम्युनिटी बनी है, कि जिनको लग रहा है कि ये जो सपोर्ट के लेवल है ये बहुत स्ट्रांग है, तो वो जो सपोर्ट बना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे 10,000 लोगों ने उस स्टॉक को परचेज किया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैं थोड़ी जो चीजें हैं बहुत ब्रीफली और बहुत बारीकी से समझाता हूं, ये लोगों को पता नहीं रहता है, फ्रैंकली मैं बता रहा हूं। बट मैं क्यों बताता हूं? क्योंकि ये जो बेसिक्स आपके इतने स्ट्रांग कर दूंगा मैं, तो आपको स्ट्रेटेजीज जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो स्ट्रेटेजीज मैं बताऊंगा, मेरी खुद की स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा, बट आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्ट्रेटेजीज की। आप चार्ट देख के बता दोगे कि कहां से मूव होने वाला है, कहां से नहीं होने वाला है, अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग है तो। और बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो मैं कितनी भी बड़ी स्ट्रेटेजी बता दूं, आप नहीं काम कर पाओगे उसमें, क्योंकि आपके बेसिक्स ही नहीं है क्लियर। इस वजह से मैं जो है बेसिक्स जो है, मैंने जो ट्रेडिंग में पहले बहुत लॉस किए थे, फिर मैंने अपने बेसिक्स स्ट्रांग किए। जब मैं बेसिक्स स्ट्रांग करने लगा तब मैंने कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर की कि ऐसा होगा तो मार्केट में ऐसा होगा, अच्छा ऐसा होगा तो मार्केट में ऐसा होगा। फिर वो एक्सपीरियंस लेते मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं कि ये चीजें बहुत जाननी जरूरी है। जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी नहीं पता, और जो सीखने वाले हैं तो फिर उनको तो पता ही नहीं चलेगा। तो मैं जितना भी ज्ञान है मेरी तक लिमिटेड नहीं रख रहा, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास जितना भी है ना मैं 100% दे सकूं उसको। ये कोर्स अगर आपने परचेज किया है तो 100% वैल्यू फॉर मनी लगे आपको, राइट। सो इधर उधर की बात नहीं करते हुए वापस आते हैं इस कोर्स पे। थोड़ा सा भाग जाता हूं थोड़ा सा, सो डोंट माइंड फॉर दैट। सो अगेन, अगर इस स्टॉक को यहाँ पे 1000 लोगों ने परचेज किया है तो वो जो ओपिनियन है एज कंपेयर टू 100 लोगों वाला वो ज्यादा होगा, और 1000 से बढ़ के 10,000 हो जाता है, तो वो 10,000 वाला जो ओपिनियन है वो सपोर्ट है। ओपिनियन इन द सेंस सपोर्ट बात कर रहा हूं। ये क्या है? स्टॉक मार्केट का ये जो प्राइस चार्ट बन रहा है ये लोगों के ओपिनियन और एक्शंस ही तो है, इमोशंस ही तो है। ये क्या है? ये माइंड के लोगों के इमोशंस ही तो है।
किसी को लग रहा है ये सपोर्ट है, किसी को ये लग रहा है कि ये सपोर्ट है, किसी को लग रहा है ये सपोर्ट है, किसी को लग रहा है ये सपोर्ट है। ये क्या है? ये लोगों के इमोशंस ही तो है, ये जो इस चार्ट पे दिख रहे हैं। ये इमोशंस ही पढ़ने का बता रहा हूं कि इस इमोशंस को कैसे पढ़ा जाता है। अब 1000 लोगों के इमोशंस होंगे, जहां पे एक्शंस होंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा एज कंपेयर टू 100 वाले से। 10,000 वाले के लोगों के एक्शंस होंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज कंपेयर टू 1000 लोग वालों से। तो वो कैसे देखा जाए? तो वॉल्यूम से देखा जाता है कि उस दिन जो है ट्रेड हुआ है किसी स्टॉक का, तो उसका वॉल्यूम क्या था, वो जो सपोर्ट लिया जा रहा है उसका वॉल्यूम क्या था। अब मैं एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं। अब ये देखिए, इसके बाद ये रेड कैंडल बनी। ये रेड कैंडल कितनी बनी है, कितनी बड़ी है, सॉरी कितनी बनी नहीं, बनी तो एक ही है। मेरी जो टंग है सॉरी स्लिप हो जाती है, एंड डोंट माइंड इट, बोलते बोलते स्लिप होने लग जाती है टंग। सो ये कितनी बड़ी बनी है, रेड कैंडल जो है कितनी बड़ी है एज कंपेयर टू दिस कैंडल, ग्रीन कैंडल जो इसके नेक्स्ट में बनी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, 3 गुना है, 4 गुना है। बट वॉल्यूम में देखोगे तो इससे डबल ही है। कैंडल चार्ट कुछ और बोल रहा है, वॉल्यूम कुछ और बोल रहा है। जिस दिन ये ग्रीन कैंडल बनी थी, और जिनको वॉल्यूम, जो साथ में वॉल्यूम को देखते हैं, वो लोग सतर्क हो जाएंगे कि हाँ जी ये जो सपोर्ट है ये यहाँ पे काम करेगा। अब मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी, गिरावट आई रिलायंस की स्टॉक में, कितने परसेंट? 7.20% जो है गिरा ये स्टॉक। कहाँ पे बता रहा है? ये ऊपर अप साइड बता रहा है। मैं वहां पे कर्सर लेके जाऊंगा तो वो बताना बंद कर देगा, बट आप यहां से यहाँ पे देखोगे, सॉरी ये वापस बताना बंद कर दिया। ये जो रेड जो डिजिट्स बता रहे ऊपर, उसके आगे की साइड में 7.20% बता रहा है कि ये जो है इस दिन इतना डाउन था। एंड इसका वॉल्यूम किधर है? वॉल्यूम एक तो ये वॉल्यूम लेवल्स बताएगा कि वॉल्यूम कितना, जितनी बड़ी कैंडल बनेगी नीचे वाली, ये उतने ज्यादा वॉल्यूम होंगे। एक प्लस ये वॉल्यूम जो अपन ने इंडिकेटर लगाया है, यहाँ पे भी इसके आगे जिस कैंडल पे अपने पॉइंट आउट करेंगे, वहां पे इसके आगे डिजिट बता देगा कि 37.842 मिलियन। ये मिलियंस में बताता है। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर। ये 37 मिलियन है, मतलब 3 करोड़ 70 लाख। 37 मिलियन मतलब 3 करोड़ 70 लाख। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। तो 10 मिलियन कितने हो गए? 1 करोड़। वैसे ही 37 मिलियन कितने हो गए? 3 करोड़ 70 लाख। तो 3 करोड़ 70 लाख ने इस दिन जो है स्टॉक ट्रेड किया था, इतना गिरा पाए। और ये अगले दिन 19 मिलियन, मतलब लगभग 2 करोड़ लोगों ने ट्रेड किया था। तो मतलब ये कैंडल तो इतनी है, कैंडल तो इसके कंपैरिजन में इतनी है, और ये कोई इतना स्टॉक ऊपर भी नहीं है। ये जो है ओपनिंग इसकी नीचे हुई थी, ओपनिंग होनी चाहिए थी यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ओपनिंग होनी चाहिए थी यहाँ पे, बट ओपनिंग हुई यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो ये नीचे ओपनिंग होगी इसकी। तो ये बहुत छोटी कैंडल है, फिर भी ये वॉल्यूम जो है इसका आधा लेके चल रही है। और अगर इसके ये बड़ी बन जाती, इसके बराबर बन जाती है कैंडल, तो वॉल्यूम तो इससे सरपास कर ही देना था इसको। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वॉल्यूम की ये जो कैंडल है, इसका साइज तो इससे 25% ही होगा, बट ये जो वॉल्यूम है इसका आधा होल्ड कर रही है। अगर आपको वहां पे नंबर्स में वॉल्यूम पढ़ना है तो वहां से भी रीड आउट कर सकते हैं। नंबर्स में भी ये वॉल्यूम के इंडिकेटर के आगे वो मिलियंस में बता देगा। अगर आपको सिंपली यहां से रीड आउट करना है, मैं सिंपली ज्यादातर यहां से रीड आउट करता हूं कि ये अपने लेवल्स बता देता है कितना ज्यादा बड़ा है, छोटा बड़ा, तो ये अपना इजी रहता है। ये इतनी बड़ी कैंडल बना के इतना वॉल्यूम ले आई, और ये इतनी छोटी सी कैंडल बना के इसका आधा वॉल्यूम ले आई। इसमें भी पावर है। इसका मतलब यहाँ पे लोग जो है, लोगों का जो ओपिनियन है वो स्ट्रांग है कि यहाँ से जो है स्टॉक ऊपर जाएगा। और हमेशा भीड़ में चलने की कोशिश करो स्टॉक मार्केट में, until and unless you are your net capital worth more than 10 lakh crores। आप कहीं पे भी जाओगे उस स्टॉक को ऊपर नीचे कर सको, राइट। और छोटे मोटे अगर, मतलब डिपेंड करता है कैपिटल के ऊपर, आपकी
करोड़ एंड करोड़ में कैपिटल होनी चाहिए, कम से कम 1000 करोड़ तो होनी चाहिए। अनटिल अनलेस आप भीड़ में चलो कि जहां पे ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं वहां पे बाय कर दो। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा लोगों ने बाय किया है, वहां से चांसेस हैं कि ऊपर चले जाएगा। तो वॉल्यूम जो है आप भी अपने चार्ट्स में लगाइए। वॉल्यूम का यहीं तक रोल था, मैंने ज्यादा ब्रीफली बता दिया अपने, और आगे वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे और अच्छी अच्छी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और न्यू टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। न्यू जो टर्म्स हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आपने जो सिलेक्ट किए हैं अपने वॉच लिस्ट में लगाए हैं, एक तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लेना। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स एक डेटा होता है जो अपने को, ये जो सॉफ्टवेयर है एक तरह का, ये वेबसाइट है बट ये है तो बैक एंड में सॉफ्टवेयर ही, ये अपने को काम करके देता है, राइट। इसमें एक सॉफ्टवेयर छोटे छोटे जो है इस वेबसाइट ने बना रखे हैं, अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये वॉल्यूम इंडिकेटर क्या है? VOLUME, यहां से, सॉरी मैंने शायद तक स्पेलिंग गलत लिख दी थी। ये थर्ड नंबर जो है ओनली वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसको अपने को क्लिक करना है। इंडिकेटर्स में जाओगे, यहाँ पे वॉल्यूम लिखोगे, यहाँ पे इसको अपने को क्लिक करेंगे, ये वॉल्यूम यहाँ पे पुट आउट हो जाएगा। ये क्या बताएगा? ये ट्रेडेड शेयर्स बता देगा उस पर्टिकुलर डे का, कि उस पर्टिकुलर डे में कितने जो है रिलायंस के स्टॉक ट्रेड हुए हैं। अगर यही मैं एक्सिस बैंक पे ले जाऊं, ये एक्सिस बैंक का वॉल्यूम बताने लग जाएगा। जहां पे भी जिस कैंडल पे पॉइंट आउट करोगे ये उस कैंडल का वॉल्यूम बता देगा। अपने इसका थोड़ा सा देखने की कोशिश करें वॉल्यूम, आप बोलो तो। अब ये देखिए, ये जो कैंडल है, ये रेड कैंडल कितनी बड़ी बनी है, इसका वॉल्यूम देख लो, इतना है। और ये ग्रीन कैंडल इससे रेड कैंडल से ज्यादा छोटी है, बट इसका वॉल्यूम जो है इससे भी ज्यादा है। तो इस ग्रीन कैंडल की इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे ये कैंडल चाहे छोटी बनी हो, कैंडल की भी इंपॉर्टेंस होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि खाली वॉल्यूम देख के ट्रेड करने लग जाओ, कैंडल की भी इंपॉर्टेंस होती है। वो अपने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, कैंडल की भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंस होती है। पर अपने एक चीज पे डिपेंड नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में कि अपन ने ये देख लिया तो यही करो, ये देख लिया तो वही करो। अपने को 2-3 चीजें एक साथ में कंबाइन करनी पड़ेगी। कैंडल्स के बारे में अपने बाद में बात करेंगे, ये थोड़ा सा इंटरनल जो है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। पहले आपको वॉल्यूम समझना पड़ेगा, वॉल्यूम समझ आएगा तो आपको कैंडल्स भी समझ आ जाएगी। तो कहने का मतलब है ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल सॉरी, इतनी बड़ी बनी, फिर भी इसका वॉल्यूम देख सकते हो। इसकी जो वॉल्यूम की जो कैंडल है इतनी छोटी सी है, और ग्रीन कैंडल इससे भी छोटी बनी है, इस रेड कैंडल से 30% की होगी, पर इसका वॉल्यूम इससे ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे जो है लोगों ने इस स्टॉक को बाय किया है। इसके चांसेस हैं कि ये जो सपोर्ट बनते हुए आ रहा था, ये सपोर्ट को फॉलो करेगा। ये जो यहाँ पे सपोर्ट बना है, ये यहाँ पे यहाँ से जो है जिन लोगों ने बाइंग करी है, ये ऊपर चले जाएगा ये स्टॉक यहाँ से। क्यों? क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है ये अपने को डायरेक्टली बता रहा है कि ये चाहे ये जो रेड कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है इस रेड कैंडल से छोटी बनी हो, बट यहाँ पे जो परचेजिंग हुई है इस स्टॉक की वो बहुत ज्यादा हुई है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। वॉल्यूम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और भी आगे चीजें सीखेंगे। और ये स्टॉक का जो कोर्स है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। अपने मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।